हेलो एवरीवन, अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो मेंस की आंसर राइटिंग के अराउंड रिवॉल्व करेगा। रीजन ये है कि अभी रिसेंटली जब एमपी का मेंस एग्जामिनेशन हुआ तो लॉट ऑफ पीपल गेव इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे वर कंफ्यूज्ड कि भाई इसका आंसर कैसे लिखना है, यहाँ तो इतने टाइप के हैं। फिर उन लोगों ने जब राजस्थान के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे प्रीलिम्स लिखने के बाद, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि यार यहाँ तो 3 नंबर 4 नंबर के भी सवाल आए हैं। हरियाणा में देखा तो भाई 15 नंबर 20 नंबर के सवाल आए हैं। सवाल कई तरह के और उनके आंसर्स भी फिर उसी तरीके के होने चाहिए। आज के इस वीडियो में आई एम कनिष्क एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि जुडिशियल सर्विसेज का मेंस एग्जामिनेशन चाहे किसी भी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का, हमको उसका आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, तो अब एक जो हम शुरुआत करेंगे वो एक बेसिक स्ट्रक्चर से करेंगे जो कि होना ही चाहिए। फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से आपको डील करना है। एंड देन इन द थर्ड पार्ट हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे अराउंड द फैक्ट कि भाई अगर मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक स्टेट को आप टारगेट कर रहे हैं तो उन जगहों पर किस टाइप का आंसर होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये वीडियो बहुत ज्यादा हद तक कवर करने की कोशिश करेगा, लेकिन एग्जॉस्टिवली किसी भी चीज को यहां पर कवर कर पाना थोड़ा सा गाइस मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि एज मच एज पॉसिबल आज हम कवर करें एंड यू गाइस लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एज टू द फैक्ट कि कभी भी आपका प्री निकलता है तो आप मेंस का एग्जामिनेशन कैसे देंगे। बिफोर वी मूव ऑन, एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब आप मेंस की बात करते हैं, मेंस वो कड़ी होती है जो आपको प्री के लिए भी तैयार करती है, जो आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार करती है। आप कोई भी वीडियो मेरा उठा करके देख लीजिए, अगर मैंने उसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की बात की है या जुडिशरी की तैयारी की बात की है, तो हमेशा मेरा फोकस यही होता है कि मैं आप लोगों को ये इंसिस्ट करूं कि प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन। प्री सेंट्रिक तैयारी आपको कहीं लेकर के नहीं जाने वाली। मेंस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो प्री तो आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो गया। इंटरव्यू भी आपका एक जो जो लॉ के क्वेश्चंस हैं उस लेवल तक तो तैयार हो गया। बाकी जो एचआर क्वेश्चंस हैं उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती रहेगी। तो मेन सेंट्रिक आपकी तैयारी होना बहुत जरूरी है। और मेन सेंट्रिक तैयारी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है मेंस में आंसर लिखना कैसे। आता तो सब है, बस लिखना नहीं आता सर। तो आओ देखते हैं। एक जनरल स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो मेंस के किसी भी आंसर में होनी चाहिए तीन ब्रॉड चीजें। पहला बैकड्रॉप, जिसको सरल भाषा में आप इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इंट्रो, इंट्रो इंट्रो कैसा होगा? इंट्रो एसेंशियली आपका, आप कभी भी कोई आंसर लिखोगे तो आपको ये सोच करके चलना है कि भाई सामने जो बंदा बैठा है, ठीक है, ऑल्दो ये आपके बैक ऑफ द हेड में होना चाहिए कि भाई वो बंदा आपसे ज्यादा समझदार है। वो बंदा जो भी आपका पेपर चेक करने वाला है वो या तो किसी कॉलेज का प्रोफेसर है, पीएससी का कोई एम्प्लॉय है, हो सकता है कोई हाई कोर्ट जज हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज हो। एनीबडी फॉर दैट मैटर वुड बी चेकिंग योर आंसर स्क्रिप्ट जो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है ना। इंट्रो में जब आप लिखोगे तो इंट्रो में लेकिन आपको लिखना ऐसे ही है जैसे आप उसको बेसिक से सारी चीजें समझा रहे हो। इंट्रो कभी भी आपका बहुत लेंदी पैसेजेस में नहीं जाता। इंट्रो कभी भी आपका एक एक डेढ़ डेढ़ पेज का नहीं जाता। ऑल्दो मैंने देखे हैं ऐसे इंट्रोडक्शंस भी जो बच्चों ने अपनी आंसर स्क्रिप्ट में लिखे हैं कि भाई उठा करके 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन लिख दिया, आधे पेज का मेन बॉडी लिख दिया और फिर आधे पेज का कंक्लूजन। भाई ऐसा मत करना, ठीक है। इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका मुश्किल से 5 से 7 लाइंस का। 5 to 7 लाइन्स, अगर आप 5 लाइन्स भी लिख रहे हो सफिशियंट है। 5 to 7 लाइन्स के इंट्रोडक्शन में आप बेसिक बैकड्रॉप से शुरू करोगे। कहने का मतलब क्या? अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक है, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने को कहा है। अब आप शुरू कहां से करोगे? आप शुरू करोगे ये बताने के साथ कि कंसिडरेशन होता क्या है। कंसिडरेशन दिया कहां है? सेक्शन 2D में दिया हुआ है। वहां से आपके आंसर की कभी भी शुरुआत होनी चाहिए। दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। दिस इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बाद फिर आप आओगे सेक्शन नंबर 10 पे। सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टेल्स यू कि भाई कंसिडरेशन होना आवश्यक है, एक लॉफुल कंसिडरेशन होना आवश्यक है। लॉफुल कंसिडरेशन के बाद आप स्किप मार करके जाओगे सीधा सेक्शन नंबर 25 पे कि कंसिडरेशन नहीं हुआ तो वो वॉइड हो जाएगा। उसमें फिर आप एक्सेप्शन से डील करोगे वगैरह वगैरह। बट इंट्रोडक्शन में आप पहले ये बताओगे कि भाई कंसिडरेशन होता क्या है, पहली चीज, और दूसरी चीज कि कंसिडरेशन जरूरी है एज पर सेक्शन 10। इतना सा आपका ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए।
और यकीन मानो अगर आप कभी भी कोई एग्जामिनेशन में मेंस में लिखते हो तो आप हेडिंग्स डाल सकते हो, आप इंट्रोडक्शन डाल सकते हो, नीचे बॉडी डाल सकते हो, कंक्लूजन डाल सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हेडिंग डालो अवॉइड यूजिंग डिफरेंट कलर पेन्स, ठीक है, अवॉइड यूजिंग डिफरेंट कलर पेन्स, और अतरंगी अंडरलाइंस वगैरह मत करना, एक सिंपल सी अंडरलाइन कर दिया सफिशिएंट है। नाउ सेकेंड थिंग वी कम टू इज द मेन बॉडी। मेन बॉडी क्या है? मेन बॉडी होता है जो आपका मेन आंसर होता है। मेन बॉडी को शुरू करने का भी मैं आपको एक बेसिक तरीका बता देता हूं। मेन बॉडी को शुरू करने का आपका तरीका ये होता है कि आप हमेशा स्टार्ट करोगे फ्रॉम द वेरी बेसिक आंसर। मतलब अगर आपसे पूछा गया है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है, क्या इस तरीके या इसी टाइप का कोई भी एक डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा है, तो सबसे पहले स्टार्ट ऑफ बाय आंसरिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होगा आप उस सवाल का जवाब दो जो सवाल पूछा गया है। गलती क्या होती है? गलती ये हो जाती है लोगों से कि भाई उन्होंने इंट्रोडक्शन तो दे दिया, इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने प्रोविजंस एक्सप्लेन किए, केस लॉज एक्सप्लेन किए, सब किया, बीच में उन्होंने जरा सा कहीं पे आंसर डाल दिया और उसके बाद फिर आगे और एक्सप्लेन कर दिया, एंड में कंक्लूजन लिख दिया। अब आपका आंसर तो इसके बीच में दब गया। भाई एक कॉमन सेंस लगाओ। इफ देर इज एन एग्जामिनर हु इज सिटिंग एंड स्क्रीनिंग योर कॉपीज, जो चेक कर रहा है आपकी स्क्रिप्ट्स को, क्या एक एक शब्द वो पढ़ेगा? आपको लगता है क्या वो पढ़ सकता है? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल to read every single word in every single copy that a person is checking for such examinations? एक कर्सरी निगाह से तो सब देखते हैं, कुछ कुछ आंसर्स को पूरा पूरा भी पढ़ते हैं, बट हर एक शब्द तो नहीं पढ़ते ना। हो सकता है आपका वो आंसर वहां पर स्किप कर जाए और सामने वाले को ढूंढना पड़ जाए। ठीक है, आर जॉब इन द आंसर स्क्रिप्ट इज टू मेक हिज जॉब इजियर। उसमें आप क्या करोगे? सबसे पहला काम भाई आंसर दो, आंसर के बाद फॉलो करेगा उस आंसर का एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब कि ये जो आप आंसर डिराइव कर रहे हो, ये आंसर डिराइव क्यों कर रहे हो? वाई आर यू डिराइविंग दिस आंसर? इस एक्सप्लेनेशन के पार्ट्स में आएगा आपके सेक्शंस, बोले तो जो आपके प्रोविजंस हैं, जो आपके रेलेवेंट जितने भी सेक्शंस हैं। ठीक है, जैसे अब इसी में सेक्शन 25 है, तो सेक्शन 25 के साथ में आप ये भी बताओगे एक्सेप्शंस में कि भाई एजेंसी में भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, कंसिडरेशन दूसरे आदमी से मूव कर रहा है अगर गारंटी में, वो भी चल जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये सेक्शंस जितने भी हैं वो आपके लिए जरूरी है, इसको आप प्रोविजंस भी कह सकते हो। अगर सेक्शन प्रोविजन नहीं दिया तो आप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे एक बारी अभी 2019 में पंजाब जुडिशरी में एक सवाल आया था, दैट वाज अबाउट प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एंड इन्विटेशन टू एन ऑफर। अब इन्विटेशन टू एन ऑफर, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, ये सब आज सच एक्सप्लेन्ड तो नहीं है ना? तो आपने पहले तो आंसर दे दिया उस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन का कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। अब आपने उसके आगे लिखा कि ये कॉन्सेप्ट होता है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का, या लेट्स से ये कॉन्सेप्ट होता है इन्विटेशन टू एन ऑफर का। इन्विटेशन टू एन ऑफर ऑफर से इस तरीके से अलग होता है एंड इसलिए ये यहां पर फिट बैठेगा। एक्सप्लेनेशन में सेक्शन के बाद अगली चीज क्या आती है? आते हैं आपके केस लॉज। केस लॉज कहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां कम इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। कितने केस लॉज होने चाहिए भाई एक आंसर में? एक जनरल आंसर में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि 2 केस लॉज तो आप लिख करके आओ। ठीक है, प्रेफरेबली एक लैंडमार्क और एक रीसेंट, बट अगर रीसेंट नहीं है 2 लैंडमार्क लिख रहे हो चलेगा। केस लॉज में कभी भी उल्टे सीधे नाम बना करके मत आना। ठीक है, साई पल्लवी वर्सेस धनुष, नहीं चल सकता। जो एक्चुअल केस लॉ का नाम है उस केस लॉ का नाम वहां पर लिख करके आइए। और अगर नाम मान लो नहीं याद आ रहा, केवल एक पार्टी का याद आ रहा है, एक पार्टी लिख दो। वो भी याद नहीं आ रहा, इन अ डिसाइडेड लैंडमार्क जजमेंट दिस वाज हेल्ड, आप रेशियो लिख दो। भाई लिख करके तो आओ। जस्ट बिकॉज आपको नाम याद नहीं आ रहा उस चीज को स्किप मत करो, और गलत लिखना जहां तक हो सके अवॉइड करो। केस लॉज 2 लिख सकते हो ऑर्डिनरली। हाउएवर अगर आप कभी यूपी का पेपर दे रहे हो, अगर आप कभी दिल्ली का पेपर दे रहे हो, तो कोशिश करो कि ज्यादा केस लॉज आप ऐड कर पाओ। 4 से 5 केसेस अगर आप ऐड करते हो तो वहां पर प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट थिंग जो यहां पर आएगी वो आएगा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन हो सकता है उन्होंने उठा करके बैराक्ट से कोई सवाल दिया हो और उसी का इलस्ट्रेशन आपको क्लिक कर जाए। अगर ऐसा है, आपको उसी का इलस्ट्रेशन याद आ गया, तो भाई वो इलस्ट्रेशन लिख दो। अगर उसका इलस्ट्रेशन आपको याद नहीं आ रहा लेकिन आपके दिमाग में एक इलस्ट्रेशन है, आपने, कई बार होता है ना भाई, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद इलस्ट्रेशंस बना लेते हैं।
ऐसा भी अगर इलस्ट्रेशन आ रहा है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बैराक का ही लिखना है, आप ये भी लिख सकते हैं, इसके भी आपको बराबर से नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका आंसर क्या टेस्ट कर रहा है? आपकी नॉलेज, राइट? नॉलेज जरूरी नहीं है कि रटी हुई नॉलेज हो, ऑफ कोर्स आपको सेक्शंस और केस लॉस तो याद होना ही चाहिए, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है ये आप इलस्ट्रेशंस के थ्रू भी बता सकते हो। एंड एक्सप्लेनेशन में ही एक और चीज आएगी जिसको हम कहते हैं कमेंट्री। कमेंट्री आज सच जरूरी नहीं है कि आप अवतार सिंह की पढ़ रहे हो या आप तकवानी की पढ़ रहे हो या आप रतनलाल धीरजलाल पढ़ रहे हो, नहीं। कमेंट्री आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें कमेंट्री लिखने के लिए। कमेंट्री बोले तो बेसिक एक्सप्लेनेशन आपके आंसर का, सेक्शन बता दिया आपने, केस लॉ बता दिया, इलस्ट्रेशन बता दिया, अब आप ये तो बताओगे कि ये सारी चीजें कंबाइन करके आपके आंसर को बहुत सपोर्ट कैसे करती हैं। अनलेस एंड अनटिल यू शो देयर एप्लीकेबिलिटी, अनलेस एंड अनटिल यू शो हाउ दे आर रेलेवेंट टू योर आंसर, ये तो केवल अलग अलग रखे हुए चीजें हैं ना। दीज आर द डॉट्स यू नीड टू कनेक्ट थ्रू योर कमेंट्रीज। ये अलग अलग डॉट्स हैं, आपकी कमेंट्री इन डॉट्स को कनेक्ट करके आपका आंसर बनाएगी, राइट? एंड द थर्ड थिंग जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, दैट इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन मिस करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्यों? कंक्लूजन यार आपका बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन तो और इंट्रो से भी छोटा होगा। ऑर्डिनरली आपका कंक्लूजन होना चाहिए 2 से 3 लाइंस का, अधिक से अधिक आप 4 लाइंस तक का लिख सकते हो। 5 लिख दिया, बट ऐसा नहीं कि आधे आधे पेज तक आप कंक्लूजन ही खींचते जा रहे हो। 2 से 4 लाइंस मान लो आप ऑन एन एवरेज आप कंक्लूजन लिख सकते हो। कंक्लूजन में क्या होगा? कंक्लूजन में आपका होगा जो भी आपने इस पूरे में लिखा है, जो भी आपने इसमें पूरे में लिखा है उसकी एक समरी, उसका एक क्रक्स। कि मान लो अगर एग्जामिनर ये पूरा का पूरा नहीं भी पढ़ता है, ठीक है, इस पूरे आंसर को नहीं भी पढ़ता है, तो भी उसको ये बात मालूम हो केवल कंक्लूजन देख के कि भाई आपका आंसर क्या है और आपने उसमें क्या चीज रेफर करी है, राइट? तो ये 3 चीजें आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं किसी भी आंसर का। क्या क्या? इन 3 चीजों को भी अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर दें तो बैकड्रॉप, मेन बॉडी में क्या क्या आ रहा है आपका? सेक्शंस यानी प्रोविजंस, केस लॉज, इलस्ट्रेशंस, कमेंट्री, कंक्लूजन। 1 2 3 4 5 6 7 चीजें आपका एक आइडियल जनरल सा आंसर बनाती हैं। इस टाइप का आपका आंसर होना चाहिए, राइट? अब डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में जब आप अलग अलग जुडिशरी देंगे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का सामना करने को मिलेगा। अब जैसे एमपी है या राजस्थान है, यहां पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं? यहां पर सीधा डायरेक्टली एक क्वेश्चन दे दिया, इलस्ट्रेट, इलैबोरेट, कमेंट, एल्यूसिडेट। ठीक है, एक स्टेटमेंट दे दिया, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, एल्यूसिडेट। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, ये एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, राइट? तो दीज आर वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। द अदर टाइप इज प्रॉब्लम बेस्ड, आपसे प्रॉब्लम बेस्ड सवाल पूछ लेंगे, ए ने बी के साथ ये किया, अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? प्रॉब्लम छोटी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, केस टू केस निर्भर करता है। स्पेसिफिकली यूपी में कई बार प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं, हरियाणा में प्रॉब्लम बेस्ड आते ही हैं, दिल्ली में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। प्रॉब्लम बेस्ड सवाल आ गया तो फिर क्या करोगे? एक चीज इसको समझो, आखिरी वाला पॉइंट है हालांकि, पर इसको पहले डील कर लेते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड सवाल आ गया तो यहां पर क्या करोगे? यहां पर जब आप बैकड्रॉप इंट्रोडक्शन दोगे तो आप बताओगे कि ये पूरी प्रॉब्लम डील किस चीज से कर रही है। अब मान लो ये प्रॉब्लम डील कर रही है आपकी लेट्स से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से, तो आप पहले बताओगे कि दिस होल सिनेरियो फैक्चुअल मैट्रिक्स डील्स विद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फलाना फलाना चीज होती है। मेन बॉडी में अब आप क्या लिखोगे? मेन बॉडी में आप लिखोगे पूरे केस में हुआ क्या है, एज इट इज। फैक्ट्स कॉपी नहीं करते हैं उसमें कभी भी, आप सिर्फ एक जिस्ट लिखते हो 2 3 लाइन में कि पूरे केस में ये हुआ है एंड ये केस, ये सेक्शंस एप्लीकेबल हैं, ये केस लॉज एप्लीकेबल, बाकी चीजें एज इट इज चलती रहती हैं। कभी इसमें आर्ग्यूमेंट्स एज सच नहीं लिखे जाते हैं अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली पूछा गया है। एंड अगर 20 नंबर का है तो भाई लिख दो, अगर 20 नंबर का है तो आर्ग्यूमेंट्स लिख दो दोनों तरफ के, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि कितने मार्क्स का सवाल है ये चीज भी बहुत चीजें निर्धारित करेगा। मार्क्स कितने हैं ये देख करके आपको लिखना जरूरी है। हाउएवर देयर आर सर्टेन थिंग्स, अब जैसे ये इंट्रोडक्शन हो गया या फिर एक बेसिक आपकी कमेंट्री सेक्शन, केस लॉ, इलस्ट्रेशन, कंक्लूजन, ये जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तो आपके चाहे आप 4 नंबर का सवाल लिखो चाहे आप 20 नंबर का सवाल लिखो, ये तो स्ट्रक्चर रहेगा।
पर उसमें कितना डेप्थ में जाना है, उसमें कितना वाइड जाना है, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा आपका, डिपेंडिंग अपॉन कि आंसर कैसा है। वर्ड लिमिट अगर मान लीजिए प्रोवाइड की गई है, वर्ड लिमिट कई जगहों पर देते हैं, कई बार उत्तर प्रदेश में देते हैं, कई बार एसेज वगैरह में वर्ड लिमिट देते हैं कि भाई 1000 वर्ड्स का आंसर चाहिए या 250 वर्ड्स का आंसर चाहिए। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहां उसी वर्ड लिमिट पे स्टिक करो। वर्ड लिमिट पे स्टिक करो का मतलब ये नहीं कि 250 लिखा है तो 250 के 250th वर्ड पे आप छोड़ रहे हो और फिर घबरा रहे हो कि अरे यार 251 हो गया। चल जाता है, प्लस माइनस 5 वर्ड्स 10 वर्ड्स चल जाता है, उसमें वो इतना आपको परेशान नहीं करेंगे। इससे बहुत ज्यादा पार जाओगे तो भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, और इससे बहुत कम जाओगे तो आप वैल्यू डिलीवर नहीं कर पाओगे। यू नीड टू एंश्योर कि जो भी आंसर आप लिख रहे हो उसमें आप वैल्यू डिलीवर कर रहे हो। वो आंसर आप ऐसा लिख रहे हो कि किसी व्यक्ति ने पहली बार भी अगर ये चीज देखी है, सम पर्सन जो पूरी तरीके से विधि से अनभिज्ञ है, जिसको कानून के बारे में कुछ मालूम नहीं, जिसको लॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं, उसने क्वेश्चन पढ़ा, आपका आंसर पढ़ा, उसको समझ आ जाए उस आंसर को पढ़ के कि अच्छा ये है लॉ। वो एम होना चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर। वर्ड लिमिट प्रोवाइडेड है तो भाई सॉर्टेड सी चीज हो गई। वर्ड लिमिट अवेलेबल नहीं है, तब क्या किया जाए? क्योंकि ज्यादातर जगहों पर अवेलेबल नहीं होती, वहां पर यार देखते हैं कि कितने मार्क्स का आपका सवाल आ रहा है और किस टाइप का सवाल आ रहा है। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन 2 पार्टर 3 पार्टर टाइप का है कि एक ही सवाल में 3 सवाल है कि एक्सप्लेन कंसिडरेशन, एक्सप्लेन प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो भाई इसमें थोड़ी सी आपकी वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी, राइट? वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग 4 नंबर के सवाल में 2 पेज लिख करके आते हैं, कुछ 4 नंबर के सवाल में 4 पेज लिख करके आते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि इट डज नॉट मैटर आपकी वर्ड लिमिट क्या जा रही है। इट शुड नॉट बी टू लेस, ऐसा भी नहीं कि 20 नंबर का सवाल है आप 2 पेज लिख करके आ गए। इट शुड नॉट बी टू लेस, इट शुड वन जस्टिफाई द मार्क्स, इट शुड जस्टिफाई द मार्क्स। सेकेंड थिंग, जब आप इस टाइप के किसी भी आंसर को देख रहे हो तो आप वैल्यू यहां पर भी डिलीवर कर रहे हो। कहने का मतलब जो ऊपर हम लोगों ने चीजें देखी उन सारी चीजों में से कोई चीज आप मिस नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज 4 नंबर का है। अरे 4 नंबर का है तो उसमें 4 में से 4 चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? उसमें कम से कम जितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, उसको तो लिखो। चलो इलस्ट्रेशन नहीं भी लिखा 4 नंबर के क्वेश्चन में आपने, और इलस्ट्रेशन नहीं लिखा, आपने एक्सप्लेन कर दिया, आंसर लिख दिया, सफिशिएंट है, चल जाएगा। पर उतना तो लिखो जितना जरूरी है। और 20 नंबर का है तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसमें आपसे 7 पेज के लगभग का आंसर तो हम एक्सपेक्ट करेंगे, 5 to 7 पेजेस तो आप लिख करके आओ उसमें, है ना? डीलिंग नहीं देनी है इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के आंसर्स कभी भी मत लिख देना कि राम इज अ वेरी गुड बॉय, अ गुड बॉय इज राम। मतलब आप एक लाइन को 4 तरीके से लिखने वाले जो ट्रिक्स यूज करते हो ना, ये यकीन मानो कॉलेज प्रोफेसर्स को भी समझ आ जाती है, दे चूज टू इग्नोर इट समटाइम्स। इन लोगों को समझ आ जाएगी, दे विल नॉट इग्नोर इट एट एनी कॉस्ट। उसमें आपके नंबर सट से काट दिए जाएंगे एंड यू डोंट वांट दैट गाइस। अब आते हैं 2 टाइप की क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप एंड शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स एज द नेम सजेस्ट शॉर्ट में ही होना चाहिए, है ना? और लॉन्ग आंसर टाइप आपके 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर कुछ भी हो सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आपके छोटे से होंगे, लेंथ के हिसाब से मैं आपको बता चुका हूं। वही चीज आपके यहां पर रहेगी कि लॉन्ग आंसर टाइप के आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके मार्क्स ज्यादा होंगे, एंड लाइकवाइज वर्ड लिमिट अगर अवेलेबल नहीं है तो उसमें थोड़ा सा आप डिटेल में लेकर के आएंगे। शॉर्ट नोट्स में आप इलस्ट्रेशंस वगैरह को अवॉइड कर सकते हो। हाउएवर अगर आपको केस लॉ याद नहीं आ रहा, मान लो नहीं आ रहा, तो सिर्फ इलस्ट्रेशन भी लिख करके आ सकते हो। केस लॉज एंड इलस्ट्रेशंस इन शॉर्ट नोट्स कैन बी यूज्ड अ बिट इंटरचेंजेबली। शॉर्ट नोट है इसका मतलब ये नहीं कि आप जितनी जरूरी चीजें उसको स्किप कर दो। अच्छा, एक चीज जो बहुत जरूरी है शॉर्ट नोट में वो ये है कि आप बहुत ज्यादा बड़ा आंसर लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप केवल क्रक्स भी लिख दो तो चलेगा। इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हो, 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आप सोचो कि यार मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं, 6 लाइन का, मत दो। 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दोगे, हो पाएगा उतना कर दो। 2 लाइन का इंट्रो दिया, बॉडी में जो जो कंटेंट आना था वो सब डाला, 2 लाइन में कंक्लूड कर दिया। दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर योर शॉर्ट नोट आंसर। 1 पेज 1.5 पेज का आंसर भी सफिशिएंट होगा शॉर्ट नोट के आंसर के लिए। अब ये होता है एक दूसरे टाइप से डिवाइड किया गया पैटर्न कि डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन।
डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादातर आपसे एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान इन सब जगहों पर पूछे जाते हैं, कई बार पंजाब में भी पूछे जाते हैं, एंड देर आर सेवरल अदर प्लेसेस जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को समझने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आए, स्पेंड सम टाइम इन थिंकिंग कि भाई ये प्रॉब्लम आपको डायरेक्टली तो दिख रही है कि हाँ यार ये है रेस जुडिकाटा की, लेकिन रेस जुडिकाटा में किस तरीके का रेस जुडिकाटा, इज इट कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, इज इट डायरेक्टली एप्लीकेबल, या फिर इसके साथ क्या कोई और प्रोविजन भी लग रहा है। उस चीज को अच्छे से सोचो पहले एक जगह पर, अगर आपके पास रफ एरिया आपको जो मिलता है उसमें नोट डाउन करो कि भाई दीज आर द थिंग्स जो ये आंसर गवर्न करेगा। कई बार मैं हमेशा बताता हूं कि लॉ कैन नॉट बी रेड इनटू एयर टाइट कंपार्टमेंट्स। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने इतना सा पढ़ लिया उतना सा पढ़ लिया। लॉ हमेशा इंटरमिंगल करके चलता है, एक सेक्शन के साथ दूसरा सेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसको यहां पर फैक्चुअल मैट्रिक्स में लगाने की कोशिश करो, समझो कि ये कौन कौन से एरियाज ऑफ लॉ से डील करने वाला है। द मोमेंट यू गेट अ हैंड ऑन दैट, आपको अब मालूम है कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है और आपको बॉडी में एक्सप्लेनेशन कितना देना है। अब प्रॉब्लम बेस्ड में फिर से वही बात आ जाती है, अगर मान लो 8 नंबर का है प्रॉब्लम बेस्ड, तो आप कभी भी उसमें आर्ग्यूमेंट्स वगैरह लिख करके नहीं आओगे, आप सीधे सीधे अपना आंसर लिखोगे, सीधे सीधे अपनी चीज लिखोगे। हाउ एवर अगर मान लो 20 नंबर का है, तो उसमें प्रेफर किया जाता है कि आप दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स लिख दो, भले दो दो आर्ग्यूमेंट्स लिख दो, पर दोनों तरफ से लिख दो कि भाई इसके ये व्यक्ति ये आर्ग्यूमेंट्स दे सकता है, ये व्यक्ति ये आर्ग्यूमेंट्स दे सकता है, एंड इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को आमने सामने रखते हुए दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, दिस शुड बी द जजमेंट प्रोवाइडेड। कई बार क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो आपको आर्ग्यू करने के लिए ही बोला जाएगा, कई बार आपसे कहा जाएगा जजमेंट बता दीजिए, इन दोनों में क्या डिसीजन आना चाहिए, व्हाट शुड बी दी आंसर। तो देखिए कि सवाल पूछ क्या रहा है, उसके बाद अपने आंसर को अप्रोच कीजिए। एंड लास्टली, डूज एंड डोंट्स। भाई सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर डूज एंड डोंट्स का जो पार्ट है, डोंट में तो ये है कि ये साइंस आप बनाते हैं ना, ये ये कुछ भी, डोंट मेक एनी साइन ऑन योर आंसर स्क्रिप्ट। आंसर स्क्रिप्ट पे किसी भी तरीके का अगर आपने साइन कर दिया, वो मार्क कहलाने लगता है। मतलब अब आपकी कॉपी डिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम अदर कॉपीज, दैट मींस इट इज एन अनफेयर मींस। ये भी हो सकता है कि आपने किसी के साथ सेटिंग की हो, मैं अपनी कॉपी में ऐसी स्माइली बना दूंगा, मुझे ज्यादा नंबर दे देना, देख करके मैं आपकी पहचान पाऊं। डोंट डू दैट। इवन इफ आपकी कोई पहचान नहीं है, आपने ऐसे ही मस्ती मस्ती में कि हाँ मैं ओम लिख दूंगा तो मेरा शगुन हो जाएगा, भैया यही सबसे बड़ा आपका अपशगुन हो जाएगा। ठीक है, डोंट डू दैट। ये पहला। जजमेंट में कभी भी बहुत कॉमन मिस्टेक है, पूरी कॉपी में कोई मार्क नहीं, बहुत अच्छा आंसर है, फिर लिख दिया जजमेंट में साइंड बाय मजिस्ट्रेट कनिष्क। अरे भाई, यहां खेल कर दिए ना, मत लिखो, अपना नाम मत लिखो, दूसरों का नाम मत लिखो, नाम लिखना अवॉइड करो। नाम की जगह क्या लिखोगे इंग्लिश में, ABCXYZ, क ख ग, ये आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए कभी भी नाम लिखने की जगह। दो तीन टाइप के पेन्स मत यूज करो, सिंगल एक इंक उठा लो, ब्लू उठा लो, ब्लैक उठा लो, चलेगा। प्रेफर करो कि एक ही इंक में आप पूरा पेपर लिख दो। अंडरलाइंस करना चाहिए या नहीं, हाईलाइट करना चाहिए या नहीं, ये बॉक्सेस नहीं, सर्कल नहीं, ये अंडरलाइन नहीं, डबल अंडरलाइन नहीं। करना है अगर वाकई अंडरलाइन करना है, डू दिस। अंडरलाइन क्या कर सकते हो ये भी सुन लो। आप जब आप अंडरलाइन की बात करते हो ना, तो अंडरलाइन के लिए जो पहली चीज आप कर सकते हो, दैट इज आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस, देन आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज। इन दो चीजों को आप अंडरलाइन कर सकते हो। जबरदस्ती हर चीज को अंडरलाइन मत करना। कभी प्रोविजन अगर मतलब आपने एक्सप्लेनेशन टाइप का प्रोविजन लिखा, जैसे कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन मैंने बताया, इन्विटेशन टू कॉन्ट्रैक्ट बताया, जो कि डिफाइंड नहीं है, तो उन शब्दों को आप अंडरलाइन कर सकते हो, बट पूरा ही आंसर अंडरलाइन कर दो ऐसा तो अवॉइड करना। ठीक है, मत ही करना। सो दिस इज अ सिंगल अंडरलाइन, यूज दिस फॉर योर डोंट्स, राइट। ए डूज, एंड ये अतरंगी टाइप की अंडरलाइंस को अवॉइड करो। देन डूज में एक अच्छी हैंडराइटिंग, एक अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। हैंडराइटिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं, ऐसा भी नहीं कि आप एकदम मोती पिरो करके लिख रहे हैं, अगर आप वैसा लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर इवन द पीपल हु चेक दीज पेपर्स दे नो कि यार सामने वाला कहीं ना कहीं लास्ट में हड़बड़ी में आएगा,
आते हैं, नेचुरल सी चीज है भाई, हर व्यक्ति इंसान है जो वहां पेपर दे रहा है, उस छोटे सी समय अवधि में उसको इतना सारा लिखना है। शुरू में सब बड़े अच्छे अच्छे मोती पिरो पिरो के लिखते हैं, लास्ट लास्ट में वो चिड़िया की टांग बन जाता है। पर पॉइंट यह है कि वो जो आपकी चिड़िया की टांग है वो भी पढ़ने में आए, सामने वाले को पढ़ के समझ आए कि आखिर लिखा क्या है आपने। हैंडराइटिंग पे अच्छा खासा आपको ध्यान देना है, खराब हैंडराइटिंग नहीं लिखना। हैंडराइटिंग के साथ आपको क्या तीन तीन चीजों को ध्यान रखना है। एक, राइट व्हाट्स करेक्ट। दो, राइट इन अ ब्यूटिफुल मैनर, सुंदर। एंड तीन, राइट फास्ट, सही, सुंदर, जल्दी। These are the three words you need to keep in mind while writing an answer. हड़बड़ी नहीं, जल्दी। There is a difference between हड़बड़ी and जल्दी। हड़बड़ी में आप गलती करते हो, जल्दी में आपकी सिर्फ स्पीड बढ़ती है, आपका दिमाग अपने पेस पर चल रहा होता है, राइट। दिस इज अ स्मॉल लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, देर आर सेवरल डूज एंड डोंट्स कि आप कुछ ले उल्टी सीधी चीजें लेकर के मत जाओ, इधर उधर कानाफूसी मत करो, किसी से कुछ सामान मत मांगो, अपने पास अपना सारा सामान रखो। ये सारी चीजें बहुत सारी डूज एंड डोंट्स में आती हैं। आंसर को हमेशा एक अच्छे स्ट्रक्चर में लिखना चाहिए, जैसा हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर देखा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हेडिंग्स लिख सकते हैं, बिल्कुल आप हेडिंग्स लिख सकते हो। आप कुछ भी इस तरीके का फ्लो चार्ट, फ्लावर ब्लार टाइप का फ्लो चार्ट मत बनाइए जो कि बहुत ज्यादा इजीली आपको सामने वाले को समझ आ जाए। हाँ, अगर इस टाइप का आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, इट समटाइम्स वर्क। अगर आप ऐसे डिफरेंसेस लिख रहे हो, इट वर्क्स, इतना तो चल जाता है। बट कुछ भी ऐसा नहीं कि एक सर्कल बना दिया, उसमें इस तरीके से आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी, मत करो। ये कॉलेज के आंसर्स में ठीक था, ये स्कूल के आंसर्स में ठीक था, ये जुडिशरी के आंसर्स में ठीक नहीं है। क्यों? अगेन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, उसको हो सकता है मार्क कंसिडर कर लिया जाए। This is a very small list of do's and don'ts. Now I want you guys to list down in the comments कि आपके हिसाब से do's and don'ts क्या होने चाहिए। And by the end of this video, let me conclude it. भाई हमने बताया है कि एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक मेन बॉडी होनी चाहिए, हमने भी तो वही किया, एक इंट्रोडक्शन दिया, एक मेन बॉडी दी, और अब हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन केवल 2-3 लाइन का होना चाहिए। कंक्लूजन ये है कि ऊपर हम लोगों ने जितनी भी चीजें बताई, अगर आप इन पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हो, अगर आप पॉइंट 1 मार्क्स देखते हो, पॉइंट 2 ये देखते हो कि क्वेश्चन किस टाइप का है, कितना बड़ा है, क्या वर्ड लिमिट है, एंड पॉइंट 3 अगर आप सारे प्रोविजंस को रिलेट करके इस एक स्ट्रक्चर में सुंदर हैंडराइटिंग में अपना आंसर लिखते हो, तो अधिक से अधिक मार्क्स मिलने की आपको बहुत संभावनाएं होती हैं। ठीक है, सो दैट इज माय 2-3 लाइंस का कंक्लूजन। एंड आई होप ये वीडियो आपके काम का हो। अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो काम का लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आप और क्या देखना चाहते हैं फ्रॉम जुडिशरी गोल्ड, एंड डू लेट अस नो हाउ डिड यू फाइंड दिस वन। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय गाइस, टेक केयर।